नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 5 दिसंबर 2020 के यानी 5 दिसंबर 2020 के समाचारों से, जो कि आपके एसएससी, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें यह हेल्प करेगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय मामलों में नेशनल अफेयर्स में बात करेंगे। आज पहली खबर है, फर्स्ट मोबाइल सीएनजी डिस्पेंसिंग यूनिट लॉन्च्ड, यानी भारत की पहली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस डिस्पेंसिंग यूनिट शुरू की गई है। और यहाँ पर ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, धर्मेंद्र प्रधान जी का यह चित्र है। तो इन्होंने ही इस इकाई का इनॉग्रेशन किया या शुभारंभ किया या लॉन्च्ड किया। तो मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट पुणे में, यानी कहाँ? महाराष्ट्र, पुणे में महानगर गैस लिमिटेड यानी MNGL द्वारा इसे संचालित किया जाए, यानी इट इज ऑपरेटेड बाय महानगर गैस लिमिटेड इन पुणे। दोस्तों, अधिकारियों के अनुसार इकाई उन क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां सीएनजी पंप स्थापित नहीं किए गए हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस सेकेंड टॉपिक इज IAF सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स 10 आकाश मिसाइल्स टू शूट डाउन एनिमी फाइटर्स। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने 10 आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। और इसकी जो नेचर होता है वो क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यानी कह सकते हैं कि द इंडियन एयर फोर्स हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर 10 आकाश मिसाइल। और आकाश इज ए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये ध्यान रखिएगा, डिफेंस सिस्टम। और इसको डेवलप किया किसने है? बाय DRDO, यानी इट इज डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो ध्यान रखेंगे, इसके साथ ही भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा इन मिसाइलों को निर्मित किया गया, यानी DRDO, भारत डायनामिक लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इस तरह से इन मिसाइलों का निर्माण किया है। यह स्वदेशी मिसाइल है और यह आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका परीक्षण रेंज में पिछले सप्ताह इन मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। दीज मिसाइल वर टेस्टेड एट द सूर्यलंका टेस्ट रेंज इन, अब यही पूछ लेगा कि यह सूर्यलंका टेस्ट रेंज किस राज्य में है? उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, आंध्र में है, ऐसे पूछ लेगा। तो यह आंध्र प्रदेश में है। मोस्ट ऑफ द आकाश मिसाइल फायर्ड एट टारगेट हिट देम डायरेक्टली, यानी दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि लक्ष्य पर दागी गई अधिकांश आकाश मिसाइलों ने सीधा प्रहार किया है। लड़ाई के दौरान दुश्मनों के विमानों को मार गिराने के लिए यह मिसाइलें संयुक्त गाइडेड हथियारों से लैस हैं। और भारतीय वायुसेना ने अभ्यास के दौरान आकाश मिसाइलों और कंधे से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया है। और दोस्तों, इस समय वर्तमान में आप देख सकते हैं कि जैसा कि भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति में भारत अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करते हुए इन 10 आकाश मिसाइलों का परीक्षण किया है। दोस्तों, यह चीन के भाग को LAC लाइन एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ भारत पाकिस्तान में है, LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इन दोनों प्रणालियों को वर्तमान में पूर्वी लद्दाख, तो लेह लद्दाख क्षेत्र इधर ही है, तो लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में LAC के साथ तैनात किया गया है ताकि दुश्मन के किसी भी विमान को भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करने से रोका जा सके। यानी मान लीजिए चीन भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करेगी तो हम इन मिसाइलों का प्रयोग कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली बनाने पर भी काम चल रहा है, जो इसे बहुत अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाएगी। तो ध्यान रखना, DRDO अब इसका और एडवांस वर्जन डेवलप या अपडेट करने का कोशिश कर रहा है, उसको बोला जाएगा प्राइम मिसाइल प्रणाली, आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली, ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। पैसेज एक्सरसाइज सीधे पूछ लेगा कि यह किस देश के साथ भारत पैसेज एक्सरसाइज, या इसको कह सकते हैं PASSEX, यानी द इंडियन नेवी
and the Russian Federation Navy are undertaking passage exercise in the Eastern Indian Ocean region, जिसे क्या कहेंगे IOR। तो यह फ्रॉम 4 to 5 दिसंबर 2020, यानी कल और आज यह अभ्यास चल रहा है। अभ्यास दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच अंतर को बढ़ाने, समझ में सुधार करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात करने में मदद मिलेगा। इट इन्वॉल्व्स एडवांस सरफेस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइजेस, वेपन फायरिंग, सीमनशिप एक्सरसाइज एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस। यह सब बातें एक तरह से देखा जाए तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिस प्रकार चीन और पाकिस्तान लगातार भारत के साथ विरोध के स्वर लगाए रहता है, ऐसे में भारत इस तरह के एक्सरसाइज करके इन देशों को तनाव देने में बहुत महती भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, इस तरह का एक्सरसाइज होने से, जैसे अभी कुछ दिन पहले मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, तो ऐसे में अब वह उसमें कौन कौन शामिल था? जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इस बार पहली बार शामिल हुआ था। तो इसी तरह से यह पैसेज जो एक्सरसाइज है, इससे चीन जो है सख्ते में रहेगा। चीन अब अगला कदम उठाने के बारे में सोचेगा। इंडियन नेवी का जो प्रतिनिधित्व स्वदेशी निर्मित निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक, ध्यान रखेंगे, और पनडुब्बी रोधी कार्वेट कदमथ के साथ साथ अभिन्न हेलीकॉप्टरों द्वारा किया जा रहा है। द पैसेज आर कंडक्टेड रेगुलरली इन आईएन विथ यूनिट्स ऑफ फ्रेंडली फॉरेन नेवीज, यानी पैसेक्स को नियमित रूप से अनुकूल विदेशी नौसेना की इकाइयों के साथ आईएन द्वारा संचालित किया जाता है। इसी तरह ध्यान रखना कि RUFN द्वारा, यानी रशियन द्वारा जो निर्देशित मिसाइल क्रूजर हैं, वेरियाग, बड़ी पनडुब्बी रोधी जहाज एडमिरल पेंटेलेव, मध्य महासागर टैंकर पेंचेंगा, यह सब शामिल हैं इस अभ्यास में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। बहुत रोचक खबर है दोस्तों, इंटरेस्टिंग खबर है। एडोल्फ हिटलर फिर से आ गए हैं। तो दोस्तों, हिटलर का नाम आते ही आपके जेहन में आता है जर्मनी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हिटलर की पिक्चर दी हुई है। ये इनका नाम इनके पिताजी ने रख दिया है एडोल्फ हिटलर। तो यह नामीबिया में बहुत ही छोटा इलेक्शन है, इन्होंने जीता। अब नामीबिया के स्थानीय चुनाव में पूरी चर्चा का विषय इसमें बन रहे हैं। तो दोस्तों, अब पहले अफ्रीका देश था, अफ्रीका के अंतर्गत इस पर जर्मनी का कब्जा हुआ करता था। तो 1915 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जर्मनी ने साउथ अफ्रीका के अंडर में इस देश को दे दिया। तो साउथ अफ्रीका फिर 1976 में नामीबिया को एक तरह से देखा जाए स्वतंत्रता दी। यहाँ पर आप देखते हैं ना, याद रखिएगा कि between 1884 and 1915 Namibia was part of Germany and was then called German Soviet West Africa। तो उस समय कहा जाता था। तो दोस्तों, इनके पिताजी ने इनका नाम एडोल्फ हिटलर रख दिया। उनके पिताजी को ये नहीं पता था कि एडोल्फ हिटलर का कैसा नेचर है। तो यह सफाई देते नजर आ रहे हैं। 54 वर्षीय हैं हिटलर, नामीबिया में सत्ताधारी स्वापो पार्टी के मेंबर हैं। उन्हें ओम्पुजा विधानसभा क्षेत्र से करीब 85% वोट जीतने के बाद उनको काउंसिलर चुना गया है। तो अपनी जीत के बाद जर्मनी के समाचार पत्र बिल्ड से उन्होंने कहा कि हिटलर ने कहा कि नाजी विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं है। यानी हिटलर की जो नाजी विचारधारा है, तो एडोल्फ हिटलर ने ही, अब इनका नाम भी हिटलर ही है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने कहा हमें नाजी विचारधारा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो है ओम्पुजा की सेवा करना है, न कि ओम्पुजा पे राज करना है, जिस विधानसभा से वो चुने गए हैं। ये तो रही रोचक खबर थी। आइए थोड़ा सा नामीबिया के बारे में जान लेते हैं। ये नामीबिया देख रहे हैं, इधर अटलांटिक ओशियन के तट पर स्थित यह देश है। इधर यह अंगोला को टच कर रहा है, जिसकी कैपिटल है लुआंडा। यह जाम्बिया तक, ये देख रहे हैं ना अंदर, जाम्बिया, जिसकी कैपिटल है लुसाका। और दोस्तों, इधर आप देख रहे हैं ये बोत्सवाना है, इसको भी स्पर्श कर रहा है बोत्सवाना को। बोत्सवाना की कैपिटल है गैब्रोने। दोस्तों, यहीं पर कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल। नामिब डेजर्ट भी यहीं पर एक वाल्विस वे है। ये एक बार यूपीएससी में पूछा था, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे देख रहे हैं ना नेशनल पार्क हैं, और यहाँ की जो जनजाति है, याद रखिएगा, बुशमैन, कालाहारी के जंगलों में जो ट्राइब्स पाई जाती है उसको बुशमैन, हॉटेन
टॉर्च कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट भी दिया है, कालाहारी मरुस्थल है ही दामाका जनजाति पाई जाती है। एक और रोचक इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, कि यहाँ पर एक जनजाति हिम्बा जनजाति पाई जाती है दोस्तों, कि हिम्बा ट्राइब्स अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार नहाती है। यानी यहाँ पे ये महिलाएं सिर्फ एक बार जीवन में नहाती हैं, वो भी शादी जब होती है तो इनकी त्वचा का रंग लाल होता है। तो ये नहाने की जगह क्या करती हैं, खास जड़ी बूटियों को पानी में उबाल कर उसके धुएं से अपने शरीर को वो लोग फ्रेश रखते हैं, जैसे कि बॉडी से स्मेल ना आए। तो हिम्बा जनजाति की यह महिलाएं हाथ धोने तक के लिए भी पानी का इस्तेमाल नहीं करती। वे अपने त्वचा को धूप से बचाने के लिए खास तरह के लोशन का इस्तेमाल करती हैं दोस्तों। तो वो अपने लोशन में जानवर की चर्बी और हेमाटाइट यानी लोहे का एक खनिज की जो धूल होती है, डस्ट, उसका मिला करके मिक्सचर वह बॉडी में लेपन करती हैं। यही कारण है कि उनका रंग लाल हो जाता है दोस्तों। और इन लोशन से उन्हें कीड़ों के काटने से भी उनको बचाता है। और इन महिलाओं को नामीबिया में रेड मैन के नाम से कहा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप की सुंदर जातियों में से एक इन्हें कहा जाता है दोस्तों। यह करीब 20 से 25 हजार हिम्बा जनजाति के लोग नामीबिया में रहते हैं और यह अफ्रीका में सबसे खूबसूरत, मतलब यहाँ की जनजाति की महिलाओं को खूबसूरत माना जाता है। तो ये भी है। और विश्व प्रसिद्ध मरुस्थलों में एक नामिब डेजर्ट भी यहीं पर है। तो इतने फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये मानचित्र है अंगोला, इधर देख रहे हैं ना, साउथ अफ्रीका भी है। अब बढ़ते हैं समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। तो आज हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, कुलदीप हैंडू। हाँ, याद रखना, कुलदीप हैंडू ये कहाँ के हैं, यानी श्रीनगर में जन्मे वुशु कोच और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। यानी द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है, बेस्ट कोच को मिलता है ना। तो द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हैंडू को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये पर्सनालिटी के अंतर्गत उन्होंने नेशनल में 6 और इंटरनेशनल में 11 गोल्ड मेडल जीते हैं और टीम इंडिया के वुशु कोच हैं। उनके मार्गदर्शन में एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में 2 और विश्व कप में 1 गोल्ड मेडल जीता है। वह जम्मू कश्मीर में पुलिस निरीक्षण के रूप में कार्य भी करते हैं, यानी ही सर्व एज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस इन जम्मू कश्मीर। और उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य में खेल के सम्मान परशुराम पुरस्कार भी जीता हुआ है। तो इनका नाम याद रखना, फिट इंडिया मूवमेंट के इनको एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करते हैं फिट इंडिया के बारे में। तो यह 2019 में शुरू किया गया है ताकि भारतीयों को स्वस्थ और फिट जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, सुपर्णो सतपथी इसके संस्थापक या फिट इंडिया के संस्थापक, यहाँ पर देख रहे हैं इसका लोगो भी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड महत्वपूर्ण खबर है, ये आप देख रहे हैं, खूब इन पर ढेर सारे व्हाट्सएप हर जगह डाला जाता था। इनका बॉडी स्ट्रक्चर देख करके लोग एक ही तरह यह हमेशा दिखते थे। तो यह महाशय कौन है, यह MDH मसाले, हाँ, महाशिया दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड यानी मसाला ब्रांड के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी हैं। 3 दिसंबर को 97 ईयर ओल्ड थे, इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। इनको मसाला किंग कहा जाता है। और इन 1937 में उन्होंने अपने पिता की मदद से एक व्यवसाय स्थापित किया जो बुरी तरह से फेल रहा। कुछ समय बाद वो अपने पिता की मसाले की दुकान में शामिल हो गए। उस समय उनका परिवार डेगी मिर्च वाले लोगों के रूप में लोकप्रिय था। तो किंग ऑफ स्पाइसेस धर्मपाल गुलाटी जी अब नहीं रहे। ध्यान रखिएगा कि स्पाइस किंग धर्मपाल गुलाटी जी को पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है। यानी कह सकते हैं सबसे पहले पे भारत रत्न बताया ही था, दूसरे पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण और चौथे पे पद्म श्री। इनको तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। यह 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इन्हें 2019 में यह अवार्ड दिया गया था। तो 3 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई। इन पॉइंट्स को भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। कंपटीशन कमीशन विल स्टडी द मार्केट ऑन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जल्द ही देश में निजी इक्विटी निवेश को लेकर अध्ययन करेगा।
क्यों? क्योंकि इस अध्ययन का मकसद है कि कंपनियों में निजी इक्विटी निवेशकों के निर्णय लेने के अधिकार से बाजार प्रतिस्पर्धा की स्थिति पर प्रभाव समेत विभिन्न पहलुओं का पता करना है। आयोग के चेयरपर्सन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता, ये पॉइंट भी रखना। तो उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित अध्ययन की जानकारी दी है कि कोविड-19 महामारी के चलते मौजूदा साल में देश में प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट है रणनीतिक निवेश के स्तर को पार कर गया है। इवन जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है आर ओवरशैडोड बाय इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सच एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड अदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अन्य विदेशी निवेशकों को भी यह पार कर गया है। तो यही कारण है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अब इस पर अध्ययन करेगा। और आयोग ने यह भी पाया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, यह जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, कुछ कंपनियों में 10% की हिस्सेदारी ली है। उन्हें उन कंपनियों के निदेशक मंडल में भी जगह मिली है। तो उनका यही कहना है कि यह कंपनियां एक ही कह सकते हैं कि गुप्ता जी ने यही बताया है कि इनमें से कई पीई निवेशक एक ही उद्योग क्षेत्र से जुड़ी कई कंपनियां होती हैं। ऐसे में कई कंपनियों के बीच अल्पांश शेयरधारक के साझा मालिकाना हक और प्रतिस्पर्धा पर इसके प्रभाव को समझने की जरूरत है। तो यह काम कौन कर रहा है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है क्या। राघवंश समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 यानी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट MRTP एक्ट को निरस्त करके इसी के स्थान पर भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लाया गया था। दोस्त यह 2002 में अधिनियम आया था, फिर इसमें संशोधन 2007 में किया गया। अब जो है इसमें जैसे अब इसके तहत कंपटीशन एपिलिएट ट्राइब्यूनल भी बनाया गया है, COMPAT की स्थापना की गई है। इसी तरह से नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्राइब्यूनल भी 2017 में बनाया गया, प्रतिस्थापित किया गया। तो दोस्तों यह कह सकते हैं कि इट इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो सांविधिक प्राधिकरणों को परामर्श देता है तथा अन्य मामलों को भी संबोधित करता है। इसका अध्यक्ष और अन्य सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और दोस्तों अध्यक्ष और इनके जो सदस्य होते हैं, इनकी योग्यता सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति हो जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। याद रखें, जस्टिस रह चुका हो या उच्च न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने की वह योग्यता रखता हो। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, लेखाकार, ऑडिट, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, इन सब का कम से कम 15 वर्षों का उसे अनुभव हो, तो उसे ही इसका अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई? तो मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के लिए, बाजारों की विकृतियों से बचाने के लिए, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। अब देख रहे हैं ना कि इस तरह की बातें आ रही हैं, तो तुरंत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यहाँ पर एक्टिव हो गया। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। यह देख रहे हैं कि किसका पिक्चर है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। उन्होंने एक पुस्तक जारी किया, वाइस प्रेसिडेंट रिलीजेज ए बुक ऑन फार्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों इनका नाम तो सुना ही होगा। तो 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी इस पुस्तक का नाम है। इसके जो ऑथर हैं A शिवनाथु पिल्लई हैं। दोस्तों पेंटागन प्रेस LLP, ध्यान रखेंगे कि प्रकाशक है। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बताया है कि APJ कलाम से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, आत्मनिर्भर कैसे बने, समावेशी भारत के निर्माण में क्या दिशा होनी चाहिए, उसी से आधार पर कार्य करें। तो यह ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक का नाम 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी यानी APJ अब्दुल कलाम पर लिखी गई पुस्तक है यह 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, A शिवनाथु पिल्लई ने। नेक्स्ट है कोटक वेल्थ हुरुन लीडिंग वेल्दी वुमेन रिपोर्ट। दोस्तों तो कौन है ये? HCL की टेक्नोलॉजीज की अध्यक्षा रोशनी नादर मल्होत्रा। तो इस बार की सूची में प्रथम स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर बाइकॉन इंडिया की चीफ किरण मजूमदार शाह हैं और तीसरे स्थान पर USB की लीना गांधी तिवारी हैं। शाह इस सूची में सबसे धनी स्वनिर्मित महिला भी हैं, यानी किरण मजूमदार शाह इज आल्सो द वेल्थिएस्ट सेल्फ मेड वुमेन ऑन द लिस्ट। कि 19 वुमेन फ्रॉम दिस लिस्ट also
feature in the Hurun India Rich List 220 and 6 women have made it to the Hurun Global Rich List 220 की सूची की 19 महिलाएं हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में भी शामिल हैं और 6 महिलाओं ने हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में भी जगह बनाई है। तो रैंकिंग 30 सितंबर 2020 तक महिलाओं के नेटवर्थ पर आधारित है और विशेष रूप से उन महिलाओं पर केंद्रित है जो अपने पारिवारिक व्यवसाय, उद्यमियों और पेशेवरों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में दोस्तों। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टी20। दोस्तों इसमें बहुत ही, अब देख रहे हैं ना, इसमें पिक्चर किसका दिख रहा है? यजुवेंद्र चहल। और देखिए इसी को भाग्य कहा जाता है कि यह अंतिम 11 में भी इनका स्थान नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हमारी इंडिया प्लेइंग 11। शिखर धवन है, केएल राहुल है, विराट कोहली है, मनीष पांडे है, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद शामी, टी नटराजन, ये डेब्यू मैच किया है, इन्होंने पहला मैच खेला, दीपक चाहर हैं। कहीं यजुवेंद्र चहल का नाम आया, लेकिन दोस्तों पहले टी20 के मैन ऑफ द मैच हुए हैं। यह कह सकते हैं कि कैसे बदलता है, यानी क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है। दोस्तों यहाँ पर आप इनका फोटो देख रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा में हुआ है। तो विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने 20 ओवर में कितना रन बनाया? यानी केएल राहुल का हाफ सेंचुरी और जडेजा ने 44 रन बनाया दोस्तों, और 7 विकेट खोकर भारत ने 161 रन बनाए। और दोस्तों याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया को इसका टारगेट 162 का मिला और 11 रनों से ऑस्ट्रेलिया हार गई, इस तरह से 0-1 से पिछड़ गई है। लेकिन दोस्तों आपको पता है इसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे बहुत बड़ा रूल हमारा, जैसे कि टेस्ट मैचों में था, वनडे और टी20 में भी रूल हो गया है कि किसी भी खिलाड़ी के सिर में अगर चोट लगती है, अगर हेड इंजरी होती है, ब्रेन इंजरी होती है, तो ऐसे में उसकी जगह पर दूसरे, यानी जैसे बैट्समैन की जगह पर बैट्समैन आएगा, बॉलर की जगह पर बॉलर को लाया जाता है। तो इस तरह से जो वहाँ के खिलाड़ी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं। यहाँ ये देख रहे हैं ना, ये ऑरन फिंच वहाँ के कप्तान हैं, मैथ्यू वेड विकेट कीपर हैं। तो मिशेल स्टार्क की बॉल जो रविंद्र जडेजा है उनके सिर में यानी हेलमेट में लगी, जिसकी वजह से उनको चक्कर आ रहा था। तो हेड इंजरी की वजह से उन्होंने ऑप्शन चुना, उसको कहा जाता है कंकशन ऑप्शन, यानी इसी को कह सकते हैं सेकंड प्लेयर, दूसरा खिलाड़ी, कंकुशन विकल्प कहा जाता है। इस नियम के तहत बल्लेबाजी यहाँ पर मैंने दे दिया है, तो रविंद्र जडेजा की जगह यजुवेंद्र चहल साहब आए और उन्होंने 3 विकेट चटका दिया ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में आ गई और यह मैच हार गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में काफी इसका विरोध हो रहा है, लेकिन अब इस पर विरोध नहीं, हर व्यक्ति, देखिए नियम तो नियम, सबके लिए रूल है। तो सोच रहे ना, ये कंकशन जो ऑप्शन है, इसके माध्यम से भारत कल यह मैच जीत सकी है। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस में। दोस्तों आज वर्ल्ड सॉइल डे है, यानी विश्व मृदा दिवस इसको कहते हैं। दोस्तों मृदा के अध्ययन को, यानी कह सकते हैं स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी कहते हैं। तो द वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th दिसंबर to raise awareness of the importance of soil quality for human well-being, food security and ecosystem। कैसी है? तो हमारे देश की मृदाओं में, भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। There are 8 types of soil found in India। यानी जैसे कि आप लेटेराइट सॉयल सुना होगा, ब्लैक सॉयल, एल्यूवियल सॉयल, रेड एंड येलो सॉयल। तो इन सब सॉयल में, जैसे पंजाब और हरियाणा की सॉयल में आप देख सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इतनी ज्यादा मात्रा में हमने केमिकल रसायनों का प्रयोग कर दिया, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर दिया, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर का उपयोग कर दिया, जिसकी वजह से वहां की सॉयल में सैलिनिटी बढ़ रही है, लवणता की मात्रा बढ़ रही है, और वह मृदा अपनी जो वास्तविक स्थिति थी उसको खोती जा रही है। तो ऐसे में विश्व मृदा दिवस मना करके मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता, भारत में भी देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है। दोस्तों कृषि वैज्ञानिक लोग खेतों की जांच करते हैं, मृदा में कितना कौन सा
खनिज पाया जाता है, कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। तो जैसे भारत की मृदाओं की समस्या है कि यहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश, ह्यूमस का अभाव पाया जाता है। इस तरह से इस दिन को पहली बार 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा मनाया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2013 में आधिकारिक तौर पर इस दिन का समर्थन किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 5 को विश्व मृदा दिवस घोषित किया। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज दोस्तों हम लोग भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। हालांकि इन दोनों में कहा जाता था कुछ भिन्नताएं थी, क्योंकि हरिपुरा और त्रिपुरी सम्मेलन में इनके खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को लड़ाया था, जिसकी वजह से पट्टाभी सीतारमैया की जब हार हो गई तो महात्मा गांधी गुस्साए थे और उन्होंने कहा यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यह मेरी हार है। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस जी ने इनके रिस्पेक्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। प्यारे बच्चों, तो आइए हम उन्हीं महात्मा गांधी जी की चर्चा कर रहे हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। दोस्तों, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि राजकोट के दीवान थे। माता का नाम पुतली बाई था और इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह हो गया था। दोस्तों, तो गांधी जी की जो मदर टंग थी, जो मातृभाषा थी, वह गुजराती थी। इनके जो निजी सचिव, ये सब फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, माधव देसाई। जब इतिहास पढ़िएगा तो उसमें आप पूरा एलोबरेट किया जाएगा, सर कराएंगे। तो इसमें जैसे माधव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी पूछ लेता है ना, किस भवन में हुई थी? तो बिरला भवन के बगीचे में हुई थी। दोस्तों, नाथूराम गोडसे ने मारा था। दोस्तों, महात्मा गांधी ने 1908 में, इन 1908 में सर्वोदय शीर्षक के तहत अनटू दिस लास्ट को गुजराती में इन्होंने अनुवाद भी किया था। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने, चूंकि अफ्रीका महाद्वीप में, खासकर साउथ अफ्रीका में टालस्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी। इन्होंने बहुत सारा वहां पर वर्क किया था। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। और दोस्तों, जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था तो उसमें इन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह, याद रखिएगा, 1917 में चंपारण। देखिए, हमारे देश में यानी राष्ट्रपिता पहले अफ्रीका में लड़े थे, फिर भारत, वह 9 जनवरी, याद रखना, 9 जनवरी 1915 को, यानी 9 जनवरी 1915 को भारत इनका आगमन हुआ। यही कारण है कि हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हर वर्ष किया जाता है। तो 1917 में 15 में आए, 2 साल तक उन्होंने पूरा देखा, अध्ययन किया कि कैसे भारत को स्वतंत्रता दिलाई जाए। और 1917 में उनका पहला सत्याग्रह था दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, जिसे 3/20 भाग, इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। इसी पर इन्होंने सत्याग्रह किया और इसमें इनको जीत हासिल हुई। ऐसे में रातों रात महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में उभर गए। और दोस्तों, इसके बाद वहीं पर आप ध्यान रखिएगा, तो चंपारण सत्याग्रह और साथ साथ वहीं पर खेड़ा आंदोलन, फिर 1918 में अहमदाबाद मिल जो है कार्यक्रम सत्याग्रह। तो इन सब धीरे धीरे करके लगातार देखा जाए तो इन तीनों आंदोलनों में महात्मा गांधी को सफलता मिली और देखते देखते पूरे भारतवर्ष में, और अंग्रेजों के, कह सकते हैं अंग्रेजों में चर्चा का विषय बन गए। और दोस्तों, ऐसे में अंग्रेजों ने देखा, चूंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था, ऐसे में उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी की बातों का सब लोग अनुसरण कर रहे हैं। ऐसे में क्यों ना महात्मा गांधी को मिलाया जाए और बात को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे में अंग्रेज अधिकारी महात्मा गांधी से संपर्क किए और उन्होंने कहा, विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। और महात्मा गांधी जी भी कह सकते हैं कि
उनकी जाल में अंग्रेजों के ट्रैप हो गए और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को जो है शामिल होने के लिए मना लिया। इसीलिए महात्मा गांधी को अंग्रेजों का सार्जेंट भी कहा जाता है दोस्तों। बहुत आलोचक इनका विरोध भी करते हैं। तो ऐसे में जो है जब आंदोलन समाप्त हुआ, फिर अंग्रेजों ने क्या है महात्मा गांधी को अंगूठा दिखा दिया। ऐसे में महात्मा गांधी चूंकि बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, वह एकदम शांत हो गए। फिर जो है दोस्तों सुनिएगा, बड़ी रोचक कहानी है। तो अब उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी के साथ अंग्रेजों ने इस तरह का व्यवहार किया, इसके साथ साथ टर्की के कमाल पाशा के साथ भी, वहां के भी सुल्तान को सुल्तान की उपाधि देने की बात की थी, लेकिन उनसे भी ये अंग्रेज मुकर गए। ऐसे में महात्मा गांधी जी ने देखा कि यह जो है मुसलमानों को भी, मतलब वहां पर जो वह तुर्की के सुल्तान को भी अंग्रेजों ने धोखा दिया। तो भारत में, चूंकि भारत में अंग्रेजों ने 1905 में ही कह सकते हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में गहरी खाई बना दी थी। हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 7 में सूरत अधिवेशन और 9 में पार्लियामेंटो रिफॉर्म, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमानों में काफी गहरी ट्रेंच बन गई थी। ऐसे में 1916 में दोस्तों लखनऊ समझौता हुआ, हिंदू मुसलमान एक मंच पर आए, कांग्रेस मुस्लिम लीग एक मंच पर आए दोस्तों। और इसी तरह से गरम दल नरम दल सब मंच पे आए, उसमें जिन्ना साहब थे, एनी बेसेंट, इन सब लोगों ने बड़ा हेल्प किया। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने देखा, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग तुर्की के जो सुल्तान हैं उनके उस पर एक, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट की बात की, खिलाफत मूवमेंट की बात की। तो ऐसे में उन्होंने सारे हिंदू नेताओं को बैठा करके बात किया कि अगले 100 वर्ष तक ऐसा अवसर नहीं आएगा हिंदू मुसलमानों को एक करने का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह जो है यहां पर आप देख सकते हैं, तो इस तरह से खिलाफत मूवमेंट तो हिंदू मुसलमानों को एक करने का, हालांकि बाद में वह आंदोलन उतना सक्सेस नहीं रहा। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन में वह जुड़े 1920 में, और असहयोग आंदोलन चलता रहा पूरे भारतवर्ष में। यानी अब असहयोग आंदोलन महिला पुरुष बच्चे सब शामिल होने लगे दोस्तों। तो इस तरह से जो है, लेकिन जब चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को कैंसिल कर दिया 1922 में। अब ऐसे में महात्मा गांधी का काफी विरोध होने लगा दोस्तों। 1923 की बात है। 1923 में जो है याद रखिएगा कि कौन कौन थे, जो मोतीलाल नेहरू, हाँ ध्यान रखेंगे, CR दास, इन लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। और दोस्तों मात्र 1924 में एक बार यह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन में। तो ये सारे फैक्ट हैं, इनके याद रखिएगा दोस्तों। 12 मार्च 1930 को इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था, जो कि अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। इस दांडी मार्च को, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था 1930 में ही, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1918 में हमने बताया ना, अहमदाबाद मिल मजदूरों को हक दिलाने, चौरी चौरा कांड में सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 24 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 30 में टाइम्स में मैगजीन में इनको मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया था दोस्तों। इनकी पुस्तकें थी, हाँ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज एंड सत्याग्रह, ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया था। डू और डाई यहीं पर दिया था, ध्यान रखना दोस्तों। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा जो है 1942 के आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने दिया था। इसमें जितने भी प्रथम पंक्ति के नेता, जितने भी बड़े लीडर थे दोस्तों, 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर द्वितीय पंक्ति के नेताओं को इस आंदोलन को संभालना पड़ा था। हालांकि अब स्वतंत्रता की लौ जल चुकी थी, पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता की लौ जल चुकी थी। अब अंग्रेजों के लिए बेहतर था कि वह हमारे देश को छोड़ दें दोस्तों। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम का प्रसारण किया। उन्होंने राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कहकर पुकारा था दोस्तों। अप्रैल 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा कहा था। इसी के बाद से लोग महात्मा गांधी कहने लगे दोस्तों। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा मोहनचंद करमचंद गांधी जी की हत्या कर दी गई। और दोस्तों 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, याद रखना, नॉन वायलेंस डे के रूप में घोषित किया। 5 बार दोस्तों इनको नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 37, 1937, 1938,
ध्यान रखना 1947, 1948। तो ध्यान रखना दोस्तों 1948 में कहा जा रहा था कि इनको मिलता, लेकिन उसी समय इनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई राष्ट्रपिता की। और हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इनको यही संबोधित करके कहा कि अब राष्ट्रपिता नहीं रहे। तो यह कह सकते हैं कि 30 जनवरी 1948 हमारे इतिहास का यह काला दिन था, हमारे देश के लिए काला दिन था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोगों को छोड़कर चले गए। अपने देश के साथ साथ विश्व में 118 देशों में इनकी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। भले इन्हें नोबेल पुरस्कार, हर बार माफी मांगता है कि हमने इनको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को इनका अनुकरण करने वाले हैं, चाहे बांग्लादेश के यूनिस खान हो, आंग सांग सूकी हो, ओबामा जी हो, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। तो यह इनके बारे में अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया हूं दोस्तों। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि लगातार आप लोग उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में वही नाम आते हैं: सोनिका खंडेलवाल, मधु आशुतोष, सुदीक्षा सिलियान, मिली ज्ञान रंजन साहू, विक्की, प्रभा केडीआर, वैष्णवी माते, संतोष कुशवाहा, मुस्कान शेख, सुशील सिंह। इन सब लोगों ने उत्तर दिया है, कई लोगों ने कमेंट भी किया है। विश्वजीत जी भी कोशिश करिए कि आंसर देने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर देंगे, इससे आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है: वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस डिस्पेंसिंग यूनिट स्टार्टेड? यानी कहां पर स्टार्ट की गई? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों: हाउ इज द नेचर ऑफ आकाश मिसाइल? आकाश मिसाइल की प्रवृत्ति कैसी है? सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर या एयर टू एयर या ए एंड सी? तीसरा क्वेश्चन है: पैसेज एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य हुआ? यानी 4-5 दिसंबर आज समाप्त हो गया। तो भारत और श्रीलंका, भारत और रूस, भारत और श्रीलंका, सिंगापुर, भारत और जापान। फोर्थ क्वेश्चन है: नामीबिया की कैपिटल क्या है? लुआंडा, जाम्बिया, विंडहोक, गैब्रोने। दोस्तों ये चारों इसके पड़ोसी देशों की ही राजधानियां हैं। नेक्स्ट है: फिट इंडिया मूवमेंट का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? सौरभ गांगुली, पुलेला गोपीचंद, कुलदीप हांडू या सचिन तेंदुलकर? दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? दोस्तों इसको मैं बताया हूं: नरसिंहन समिति, राघवन समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या भूरेलाल कमेटी। नेक्स्ट है: ए शिवनाथु पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी किसने जारी किया, किसने रिलीज किया? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद ने या एम वेंकैया नायडू ने या राजनाथ सिंह ने? नेक्स्ट है: कोटेक वेल्थ हुरुन धनी महिला सूची 2020 में, यानी हु गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द कोटक वेल्थ हुरुन वेल्थी वुमेन लिस्ट 2020? दोस्तों रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह, लीना गांधी तिवारी या सुधा नारायण मूर्ति? नेक्स्ट क्वेश्चन है: विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर या 5 दिसंबर? नेक्स्ट है: महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस वर्ष की थी महात्मा गांधी ने? इन विच ईयर महात्मा गांधी हेडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? दोस्तों वह बेलगाम अधिवेशन था, मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जल्दी से बताइए। उसी के बाद ही सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कानपुर अधिवेशन था। अब इससे ज्यादा नहीं क्लू दूंगा। 1920, 22, 24 या 26? तो इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, इन प्रश्नों के उत्तर दें। थैंक यू दोस्तों।